वो उनके लिए ना होने के बराबर हो चुके थे और जावेद को अब रह रहकर मुबीन अंसारी की एक एक बात याद आने लगी थी। ऑफिस में भी सब लोग जावेद से खिंचे खिंचे से रहने लगे थे और जावेद को बिना मालूमात किए अंदाजा था कि वो किसके जानिबदार थे। वो सब अब ताकतवर से रमीज के साथ शाना बशाना खड़े थे। वो सब अब कमजोर से जावेद के साथ खड़ा होना अपनी तौहीन समझते थे। नाज़नीन की बढ़ती ज़हनी अज़ियत के पेश नज़र उन्हें अपने बाप का घर छोड़ देना ही मुनासिब लगा था। वो मज़ीद इस घर में रहकर अपनी औलाद को पागिल होता नहीं देख सकते थे। वो किसी पोश इलाके में घर तलाश कर रहे थे, लेकिन घर बड़े थे। उनके अंदर कई कई कमरे थे और ज़रूरत से ज़्यादा जगह थी। नाज़नीन ऐसी जगहों से खौफज़दा थी। उसे छोटा घर चाहिए था जिसमें वो जब भी चिल्लाकर अपने वालिदैन को आवाज़ दे तो वो उसे सुन सके। राना उबैद के कहने पर वो इनके मोहल्ले में चले आए। सफेद सतूनों वाला कच्चे बरामदे से सजा ये घर बहुत अच्छी हालत में था, साफ सुथरा और इनकी जरूरत के एहन मुताबिक। वो अपने घराने के साथ इस घर में मुंतकिल हो गए। राना साहब उनके वालिद मुबीन अंसारी के जिगरी दोस्त थे। वो इसीलिए जावेद से भी खासी गहरी उल्फत रखा करते थे। जावेद को भी उनमें मुबीन की शबीह दिखाई देती थी। वो उनके साथ बेहद सुकून महसूस किया करते थे। इस घर में मुंतकिली के अगले ही दिन उन्हें मालूम हुआ कि तलहा जेल तोड़कर भाग चुका है। ये उनके घराने के लिए बहुत बड़ा झटका था। सोफिया उम्मीदें लगा बैठी थी कि शायद वो उनके घर चला आए उनसे मिलने, लेकिन वो नहीं आया। वो कभी वापस नहीं आया। जावेद टूट चुके थे, लेकिन वो अपनी बीमार बेटी के लिए जिंदा रहना चाहते थे। वो अपने प्यारे से पोते के लिए जीना चाहते थे। उन्होंने इस घर से निकलते वक्त बस एक आखिरी दफा रमीज की स्टडी का रुख किया था। उन्हें लगा शायद वो उन्हें रोक ले, शायद वो उन्हें कह दें कि मैं तुम्हारे साथ इस कठिन वक्त में खड़ा हूं। जावेद को रमीज की माली मदद दरकार नहीं थी, उन्हें रमीज का शफीक सा रवैया दरकार था। वो जिस झुलसती धूप में घसीट लिए गए थे, उन्हें बस इस धूप में किसी शजर का गुमान दरकार था। लेकिन रमीज गुमान का सा काम भी सरअंजाम नहीं देना चाहते थे। वो इनसे बेजार थे। वो इनके फैसलों पर राजी थे। गैरों की तरह उन्हें भी घर छोड़कर जाने वाले फैसले पर कोई एतराज नहीं था। मैं जा रहा हूं भाई। वो कोई किताब सामने खोले पढ़ रहे थे। जावेद की आवाज पर लम्हे भर को खफीफ सी गर्दन उठाई और फिर अगले ही पल गहरा सांस लेकर इस बात में भी सर हिला दिया। यही उनका रद्द अमल था, यही उनका जवाब था। खुदा हाफिज भी नहीं कहेंगे भाई। और उनके हल्क में यह कहते हुए बेहद खौफनाक सा फंदा लगा था। वो आंसुओं का फंदा था। बचपन की मिटी मिटी सी प्यारी यादें उनके आसपास रक्स करने लगी थी। वो रमीज से प्यार करते थे। जावेद उनके छोटे भाई थे, लेकिन उनका सर्द रवैया देखकर उन्हें अपनी कमर टूटती हुई महसूस हुई थी। यहां से जाने का फैसला तुम्हारा अपना है। गैर जानबदारी सी आवाज स्टडी की सर्द फिजा में गूंजी थी।
माथे पर बेशुमार बल लिए वो अब भी मसरूफ से किताब ही की जानी मुतवज्जे थे। चलता हूं, खुदा हाफिज भाई। कुछ लम्हात उन्हें गीली आंखों से देखने के बाद वो वापस पलट आए थे। रमीज ने उनके जाने के बाद एक निगाह उठाकर बंद दरवाजे पर डाली और फिर किताब से बातें करने लगे। ये उनके लिए इससे ज्यादा दिलचस्प नहीं हो सकता था। और फिर उस रात एक मर्द अपने बाप की कब्र पर बैठा कई पहरों तक रोता रहा था। उनकी कहानी का आगाज तो कभी इतना उदास नहीं था, लेकिन फिर उसका अंजाम क्यों इतना भयानक दिखाई दे रहा था। वो बच्चों की तरह चेहरा छुपाए रो रहे थे। उन्होंने मुबीन को खो दिया था और शायद अब वो अपने भाई को भी खो चुके थे। हाँ, अब वो बिल्कुल तन्हा थे, इस कब्रिस्तान में फैली भयानक खामोशी की सी तन्हाई लिए। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचे, लेकिन जिस झटके का उन्हें सामना करना पड़ा वो बहुत गहरा था। उनकी जात का कंगाल कर गया था वो आखिरी